स्वागत। आज हम एक काफी अहम रक्षा घटनाक्रम पर बात कर रहे हैं। भारत एक बड़े यूरोपीय कार्यक्रम में शामिल हो गया है। हमारे पास भारत और यूरोड्रोन एक नई साझेदारी करके एक लेख है, उसी से जानकारी ली है हमने। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब इस स्रोत से जरूरी बातें निकालेंगे और समझेंगे कि भाई भारत और यूरोप के ड्रोन सीन के लिए इसके क्या मायने हैं। हाँ, तो खबर यह है 21 जनवरी 2025 को भारत ऑफिशियली मल्टीनेशनल यूरो ड्रोन कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक देश बन गया है। इसकी घोषणा OCCR ने की, मतलब संयुक्त आयुध सहयोग संगठन। और दिलचस्प बात यह है कि जापान के बाद भारत इस प्रोग्राम में दूसरा एशिया पैसिफिक पार्टनर है। अच्छा, तो ये खबर तो ठीक है, पर ये यूरो ड्रोन चीज क्या है, थोड़ा इस पर बात करें। हाँ बिल्कुल। तो ले के हिसाब से ये एक MLRPAS है, मतलब मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। ओके। सीधे शब्दों में कहें तो एक बहुत एडवांस्ड ड्रोन सिस्टम है ये, जिससे खास तौर पर निगरानी और टोही के लिए, मतलब ISR मिशंस के लिए बनाया गया है। ये जो आम UAV होते हैं ना, उनसे कहीं ज्यादा केपेबल है। अच्छा, यानी ऊंचाई पर ज्यादा देर तक उड़ने वाला बिना पायलट का विमान, नजर रखने और जानकारी जुटाने के लिए। हाँ बिल्कुल वही। और यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है, ये प्रोग्राम कोई मतलब एकदम नया नहीं है। इसकी शुरुआत तो 2016 में हुई थी। जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, ये सब मिलकर कर रहे हैं इसे। अच्छा, 4 देश हैं इसमें। हाँ, और इसमें एयरबस स्पेन से, दसॉल्ट एविएशन फ्रांस से और लियोनार्डो इटली से, ये सब बड़ी कंपनियां शामिल हैं। और मैनेजमेंट का काम OKR देख रहा है। तो ये एक बड़ी मतलब जॉइंट यूरोपियन प्रोजेक्ट है। यानी ये कोई अचानक से नहीं हुआ, काफी टाइम से चल रहा है। और इतनी बड़ी कंपनियां जब शामिल हों तो जाहिर है यूरोप इसे बहुत सीरियसली ले रहा है। इसकी पहली उड़ान कब तक हो सकती है, कुछ अंदाजा है? हाँ, लेख में जिक्र है, पहली प्रोटोटाइप उड़ान 2027 में एक्सपेक्टेड है। 2027, ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि वो इसे बनाई क्यों रहे हैं, मतलब क्या जरूरत आन पड़ी? हाँ, ये अहम सवाल है और लेख इस पर बिल्कुल साफ है। देखिए, इसका मेन मकसद है अमेरिकी MQ-9B रीपर ड्रोन जैसे जो नॉन यूरोपियन सिस्टम है, उन पर यूरोपीय देशों की निर्भरता को कम करना। ये सब यूरोप की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता हासिल करने की कोशिश का हिस्सा है। वो डिफेंस टेक में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। हाँ, ये तो समझ आता है, भाई अपनी तकनीक हो, अपना कंट्रोल हो। लेकिन फिर इसमें भारत का पर्यवेक्षक के तौर पर आना, इसका क्या मतलब निकालें, ये थोड़ा। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। अगर हम इससे थोड़ा बड़ी पिक्चर में देखें तो भारत के लिए ऑब्जर्वर बनना क्यों जरूरी हो सकता है। देखें, स्रोत सीधे तौर पर तो भविष्य के सहयोग पर कुछ ज्यादा नहीं कहता, पर हाँ, ये यूरोप की रक्षा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य और भारत के अपने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के जो इंटरेस्ट है, उनके बीच एक कह सकते हैं तालमेल की तरफ इशारा जरूर करता है। हो सकता है भारत भी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखता हो, या भविष्य में किसी तरह के इंडस्ट्रियल या टेक्नोलॉजिकल सहयोग की उम्मीद हो। मतलब अभी तो सिर्फ ऑब्जर्वर है, लेकिन आगे चलकर? हाँ, आगे चलकर ये पर्यवेक्षक की भूमिका क्या रूप लेगी, ये तो खैर देखना होगा। तो ये एक तरह से भविष्य के लिए दरवाजे खोल सकता है, भले ही अभी स्थिति सिर्फ देख समझने वाली हो। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो बातें सामने आ रही हैं वो ये हैं: एक, भारत अब यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक है। 2, ये कार्यक्रम यूरोप को अपनी एडवांस्ड ISR कैपेबिलिटीज देने और बाहरी निर्भरता कम करने के लिए बना है। और 3, ये एक बड़ा मल्टीनेशनल यूरोपियन एफर्ट है। असल बात यही है कि यूरोप अपनी रक्षा में आत्मनिर्भर होना चाहता है, लेकिन साथ ही भारत जैसे देशों को साथ लाकर वो शायद भविष्य के बड़े बाजार या फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के दरवाजे भी खोल रहा हो। और हाँ, यहाँ एक विचार है जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। अगर इस प्रोग्राम का एक बड़ा मकसद यूरोपीय स्वायत्तता है, तो फिर भारत और जापान जैसे मतलब नॉन यूरोपियन ऑब्जर्वर्स को शामिल करना, ये भविष्य में डिफेंस पार्टनरशिप और टेक्नोलॉजी शेयरिंग के बारे में क्या संकेत देता है? क्या ये उस स्वायत्तता के लक्ष्य से पूरी तरह मेल खाता है, या ये एक नई तरह की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की तरफ इशारा कर रहा है? सोचने वाली बात है ये।